डिस्कस करेंगे 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत करी है। अभी हाल ही में मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयात घोषित किया है। हाल ही में जोग्रोफेटस मैथ्वी नाम की तितली की नई प्रजाति केरला में पाई गई है। झारखंड में भारत की पहली खनन यानी कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सुहानी शाह बनी है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फाइनल में पहुंची हुई है दिव्या देशमुख। इनका मुकाबला होना है कोनेरू हम्पी के साथ में। और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नया जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम है समुद्र प्रचेत। भारत द्वारा विकसित एक नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम है एडफाल क्विक्स। कौन सी कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? तो ये है फ्रांस। आर्टिकल नंबर 67 ए हमने देखा था, जिसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। भारत में आयकर दिवस मनाया गया 24 जुलाई को। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में होना है। और अभी हाल ही में रशिया में हुए प्लेन क्रैश में 49 यात्रियों की मौत हो गई। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला G7 कंट्री बना है, ये कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रांस ने सितंबर 2025 में ऑफिशियली तौर पर फिलिस्तीन यानी कि आप पैलेस्टाइन भी कह सकते हैं, इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। ये फैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 कंट्री बना देता है। और ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब गाजा में हिंसा लगातार जारी है और क्षेत्रीय शांति को लेकर के चिंताएं हैं जो कि गहराती जा रही हैं। जिस पैलेस्टाइन की मैं बात कर रही हूँ, पहले आप देख लीजिए, दुनिया के नक्शे से ही गायब है। मतलब कि ये इंडिया का मैप। यहाँ पर अरेबियन सी होते हुए यहाँ बाबे मंडल क्रॉस किए, ये आपका आ गया रेड सी यानी कि लाल सागर। ये आपका आ गया स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल की लोकेशन है। और यहीं पर आप देखेंगे ना तो इज़राइल है। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच ही विवाद है पूरा। ये आप इज़राइल देख पा रहे हैं। और ये दुनिया के नक्शे से गायब देश आपको दिखाई देगा। ये आपको पैलेस्टाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है? इज़राइल और पैलेस्टाइन की बिल्कुल भी नहीं बनती। इसी इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच जो विवाद था, इस बीच हिंसा के माहौल के बीच यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है? यहाँ पर आप गोलन हाइट्स की लोकेशन देख पा रहे हैं, जिसे लेकर के सीरिया और इज़राइल के बीच में विवाद है। ठीक है? यदि आपसे पूछा जाए कि डेड सी किन 2 देशों के बीच में है, ये मृत सागर, तो ये जॉर्डन और यहाँ पर इज़राइल देख पा रहे हैं, इसके बीच में है। तो ये जॉर्डन और यहाँ पर इज़राइल देख पा रहे हैं, इसके बीच में है। यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, इसके पहले फ्रांस के बारे में ही देख लेते हैं। एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फ्रेंकोइस बायरू। लास्ट ईयर ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस ने की। अबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला ये देश है। कल हमने देखा कि सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण किया फ्रांस ने। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज यहाँ की गई। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30वां एडिशन जो शुरू हुआ, इसमें थीम कंट्री फ्रांस थी। 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फ्रांस और उसके प्रशांत क्षेत्र जो न्यू कैलेडोनिया है, इसके बीच में नए समझौते को लेकर के रिसेंटली घोषणा की गई है। कनाडा से क्या रिलेट कर सकते हैं? G7 समिट कनाडा ने होस्ट करी 2025 की। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। ब्रिटेन से रिलेट करेंगे तो अब से 2 दिन पहले भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। रशिया से रिलेट करेंगे, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट है रिलेट करने के लिए। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच समझौता है। और भारत में ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल बन रही है ना, ये अमेठी फैक्ट्री में बन रही है। ये भी आप लोगों को रिलेट कर लेना। कल की क्लास में हमने रशिया में जो विमान हादसा हुआ ये देखा, जिसमें कि 49 यात्रियों की मौत हुई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है 2025 का? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, एसबीआई को सबसे बड़ा
सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित कर दिया गया है। यदि बात की जाए एसबीआई की फॉर्मेशन ईयर है 1 जुलाई 1955, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। सीएस सेट्टी इसके अध्यक्ष हैं। और यदि बात की जाए कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो ये हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। यदि बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो शशिधर जगदीशन है, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक से ही संबंधित है। आईसीआईसीआई बैंक का जो फॉर्मेशन ईयर है, ये है, देखिए फॉर्मेशन ईयर से इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, ये वडोदरा गुजरात में है। वैसे इसकी भी जो स्थापना है 1955 में की गई थी जनवरी में। और एलआईसी की यदि बात की जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। बीमा सखी योजना रिसेंटली किसने शुरू करी है? तो ये आप एलआईसी से ही रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? अब आप देखिए कि इस समय मैं आप लोगों के कम से कम 13 टू 14 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि रह जाते हैं तो मैं बाद में कवर कर ही देती हूँ। भारत अपनी रैंकिंग में सुधार के साथ अभी 77 प्लेस पर आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी हम भारत की रैंकिंग 85 पढ़ रहे थे, तो ये बढ़ करके 77 हुई है। घटी नहीं है, बढ़ी ही है, यानी कि और अच्छे पोजीशन पर आया है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक जो है ये वर्तमान में 59 प्लेसेस पर वीजा फ्री आगमन पर वीजा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। या तो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा ये प्रोवाइड कराता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो सिंगापुर का पासपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बना हुआ है। 227 स्थानों में से 193 यानी कि 193 स्थानों तक वीजा फ्री अराइवल की सुविधा ये देता है। पासपोर्ट क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा एक जारी डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने की अनुमति देता है। अभी सेकंड रैंक पर ना 2 कंट्रीज रही हैं इसमें, जापान और साउथ कोरिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। 190 कंट्रीज में ये सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा 7 यूरोपीय संघ है या यूरोपीय यूनियन की 7 कंट्री जो तीसरे स्थान पर हैं, जिसमें कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, इटली है और स्पेन है। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी भारत की रैंकिंग इसमें अच्छी हुई है, 77 प्लेस पर है और टॉप पर सिंगापुर है। इंडेक्स और रैंकिंग की बात की जा रही है। रिसेंटली जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ की गई। ये 2025 की होगी, अपडेट हो चुकी है। भारत को 131वें स्थान पर रखा गया, टॉप पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, भारत 10वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 में है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो और इंडिया 14 प्लेस पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 पर है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2024 वाले में टॉप पर सिंगापुर था, इंडिया 38 में है। और हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जुलाई 2025 में जो रिपोर्ट रिलीज किए गए, इसके अनुसार भारत 2025 के लिए चौथा सबसे समान यानी कि समानता वाले देशों के रूप में इसे घोषित किया गया था। सवाल चौथा है, किस स्थान में भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी 50 किलोवाट का क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टी वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? किस स्थान में भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। पूरी तरीके से ये स्वदेशी होगा। तो भारत का पहला 50 किलोवाट का भूतापी विद्युत संयंत्र जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करेगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। और ये जो प्लांट है, ये पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके 68 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान में बिजली का उत्पादन कर सकेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी पर नायक है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन यहाँ किया गया। नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया गया। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, आप यहीं रिलेट करेंगे। नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। कई पन्ने और अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया, जिस पर चाइना ने नाराजगी जताई। पंकज त्रिपाठी अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल के राजदूत बनाए गए और मार्च के महीने में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास प्रचंड प्रहार का समापन अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया। यदि आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से, तो इंदौर, जो कि लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है, देश का पहला बेगर फ्री सिटी यही है। और इसके अलावा पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट यही बनने जा रहा है। बिहार से रिलेट करेंगे तो बापू टावर रिलेट कर सकते हैं। 6 मंजिला तांबे से बना ये टावर असम के जोगीघोपा में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। सवाल नंबर 5वां है। इसके पहले भारत के पहले राज्यों का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता रहे। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। और क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी पहला राज्य और भारत की पहली आई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र आपको रिलेट करना है। खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य, तीनों का आंसर केरला है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करना, देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, दोनों का आंसर उत्तर प्रदेश है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य पंजाब है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में और पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब में बना। अगला सवाल है, किस देश का वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एक स्कूल की इमारत से टकरा गया? तो ये न्यूज़ हमने देखी बांग्लादेश की। आए दिन हम प्लेन क्रैश की न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमने रशिया की देखी, अभी लास्ट मंथ हमने देखी थी भारत के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। तो अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश की न्यूज़, जहाँ पर वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है, नियमित प्रशिक्षण मिशन पर राजधानी ढाका में एक कॉलेज और स्कूल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने ये बताया है कि विमान में यांत्रिकी खराबी आई थी, यानी कि कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, मैकेनिकल इश्यू आया था। कम से कम इसमें 31 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि मोस्टली बच्चे थे। लास्ट मंथ अहमदाबाद में भी जो प्लेन क्रैश हुआ ना, तो ये मेडिकल हॉस्टल में ये जो विमान का एक हिस्सा गिरा था, इसमें भी अधिकतर स्टूडेंट की जान गई थी। तो जेन्स इन्फॉर्मेशन ग्रुप के अनुसार उड़ान भरने के तुरंत बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान F7 बीजीआई एक हल्का लड़ाकू विमान था। बांग्लादेश की न्यूज़ है, तो जिसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। 98% लोग यहाँ बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। 40% हिस्सा हिस्सा जो है इसका भारत में है, बाकी बांग्लादेश में है। कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। बांग्लादेश के विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने अभी हाल ही में ओडीआई से संन्यास लिया था और अप्रैल 2025 में बांग्लादेश को ऑफिशियली तौर पर 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 54वां देश बना। भारत ने रिसेंटली बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी ये रद्द कर दी है। सवाल छठवां है, मालदीव में 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो मालदीव में 60वें स्वतंत्रता दिवस के सम्मेलन में या इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में 23 से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। तो यूके तो ये हुआ है जहां पर इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब ये मालदीव के दौरे पर है, तो यहाँ मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट इसके मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। और यदि आप रिलेट करेंगे, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। ई-कुवरीन अभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। और मनी स्वैप फ्रेमवर्क को भी लेकर के भारत और मालदीव के बीच ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री
Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, I mean, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a daily basis. All the time. all the time actually. How much money do you मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी नगद राशि दी जाएगी? तो ओलंपिक या पैरालंपिक में जो भी एथलीट गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे उन्हें 7 करोड़ रुपए की राशि देगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो गोल्ड मेडल के लिए ये है 7 करोड़ रुपए। जो सिल्वर लेके आएगा उन्हें 5 करोड़ और ब्रॉन्ज लेकर के आएगा उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एशियाई और पैरा एशियाई पदकों पर भी यही बढ़ोतरी लागू की जाएगी। तो ऐसा फैसला भी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने या आप ये भी कह सकते हैं कि लगातार होते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ पर क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई थी। रेखा गुप्ता ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है ना? और 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई ये हम देख चुके हैं। बेसिक फैक्ट यदि स्टैटिक के रिलेट करेंगे ना तो इंडिया गेट आप दिल्ली में पढ़ते हैं, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं ये आपका मुंबई में है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो दिल्ली में नई संसद भवन बनी है, संसद भवन, इसके जो डिजाइनर है, इसके जो वास्तुकार हैं, ये हो जाएंगे विमल पटेल। ठीक है। रायसीना डायलॉग जो है ये दिल्ली ने ही होस्ट किया था। क्वाड समिट जो इस साल की होगी ये भी दिल्ली ही होस्ट करेगा। राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना की पहाड़ियों पर है। राष्ट्रपति भवन। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपका दिल्ली में हो जाएगा। जल थल वायु सेना तीनों का हेडक्वार्टर भी आप दिल्ली से ही रिलेट कर सकते हैं। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लेकर के आई थी दिल्ली गवर्नमेंट। स्वदेशी एमआरआई मशीन जो है ये दिल्ली में ही स्थापित की गई है। देश का पहला बायफेशियल जो वर्टिकल सोलर प्लांट है दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। सवाल 8वां है, हाल ही में रिटायर हुआ जो मिग 21 विमान था भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? इसे 1963 यानी कि 1963 में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और 6 दशकों तक यानी कि 60 वर्षों तक वायु शक्ति का प्रमुख स्तंभ रहा है। इसे 1971, 1999 और 2019 के सैन्य अभियानों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया और अब इसे आने वाले 2 महीनों में यानी कि सितंबर 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा, जिसकी जगह स्वदेशी जो तेजस मार्क A1 जैसे आधुनिक विमान हैं, ये इसका स्थान ले लेंगे। यदि बात की जाए यहाँ से इंडियन एयर फोर्स की, तो जो इंडियन एयर फोर्स है ना 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख का पदभार संभाले हुए हैं और इंडियन एयर फोर्स से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि राफेल विमान की जो 36 विमानों की डिलीवरी है इंडियन एयर फोर्स को ही प्राप्त हुई है। राफेल विमान को लेकर के फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ समझौता है, लेकिन अब इंडियन नेवी को भी राफेल विमान की खेप प्राप्त होने जा रही है। 26 इनकी संख्या होगी। सवाल 9वां है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ये लद्दाख डिवीजन में कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों को हराने के बाद कारगिल पहाड़ियों पर फिर से कब्जा करने की याद में मनाया जाता है, जो कि हुआ था 1999 में। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो भारतीय सेना द्वारा इस मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया है, जबकि वायु सेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया था। जुलाई महीने के अदर इंपॉर्टेंट डे का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सीए डे, जीएसटी डे, एसबीआई का स्थापना दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, ये सब है आपका 1 जुलाई को। 2 जुलाई है विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई है यूएस स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई है पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 7 जुलाई है वैश्विक क्षमा दिवस, 11 जुलाई है वैश्विक जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई है मलाला डे, 15 जुलाई है विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई है नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, 23 जुलाई है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और आयकर दिवस भारत में 24 जुलाई को मनाया गया। 10वां सवाल है, लगातार प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने ऐड करी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया, लगातार प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बने। इनसे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अब यदि हम कहें तो 4078 दिन 4078 डेज ये देश की बागडोर संभालते हुए
इंदिरा गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 4077 दिन का, ये पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी जी का यदि देखा जाए ना तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। फिर उसके बाद दोबारा से जब ये प्राइम मिनिस्टर मतलब अगेन बनी है लेकिन उसके बीच में ब्रेक आया था। 1977 तक रही, फिर उसके बाद 1980 से 84 तक रही। एक कार्यकाल और इन्होंने पूरा किया, लेकिन 2 कार्यकाल के बीच में जो गैप आ गया था मतलब अंतराल आया था ना, इसलिए हम इन्हें लगातार काउंट नहीं कर रहे हैं। 11वां सवाल है, 20 जुलाई को हांगकांग में सबसे ज़्यादा तूफ़ान की चेतावनी जारी करने वाला जो तूफ़ान रहा, इसका नाम रहा है तूफ़ान विफा। ये वाला क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गई थी, इसलिए अभी ऐड कर दी हूँ। तूफ़ान विफा के कारण हांगकांग में सबसे ज़्यादा तूफ़ान वाली चेतावनी जारी की गई और 200 से अधिक यहाँ पर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। हांगकांग में तूफ़ान विफा के कारण ये जो चेतावनी जारी की गई, जिसके कारण हवाएँ जो हैं 167 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा चल रही थी। जितनी भी यहाँ पर फ्लाइट्स थी, सब कुछ यहाँ पर कैंसल कर दी गई, रद्द कर दी गई। मोचा साइक्लोन ने प्रभावित किया था म्यांमार को, ये नामकरण यमन ने किया था। तो भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन करुणा की शुरुआत करी थी। कहाँ पर? म्यांमार में। ऑपरेशन दाना का नाम कतर ने दिया है। ऑपरेशन तेज का नाम भारत ने दिया है। अगला सवाल है, विश्व खाद्य